चलो, हम लोग का चैप्टर 2 था। ये कितना चैप्टर है? 2। एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आपका पढ़ा दिया गया है, इसका वीडियो भी दे दिया गया है। आज सुबह अपलोड हुआ है, वो आज ही सुबह हुआ है, 8:15 के करीब में आज सुबह ही अपलोड हुआ है उसका वीडियो। जिसको छूटा है वो अपना देख लेंगे। सबसे पहला चीज़, मैं कल ही इसको अपलोड करता, 5 GB अपलोड होने के बाद कैंसिल हो गया मेरे याद से। वो अपलोड चल रहा था, 6 GB जा रहा था, लगभग कंप्लीट हो ही गया था, हाथ से दब गया कैंसिल वाले पे। अब छोड़ दिए, तब क्या अब बिहान अपलोड करेंगे, अब आज छोड़ते हैं इसको। तो चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था जनपद के बारे में। पहला बात है कि पहले टॉपिक को देखते हैं। हमने वैदिक युग, वैदिक काल कल देख लिए थे, देखे थे। लौह युग देख लिए थे, ये दोनों देख लिए थे। आज हमको देखना है मगध पर शासन किसने किसने किया। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में मैंने एक चीज़ और देखा था। 16 महाजनपद के बारे में थोड़ा हमने बताया था, लेकिन 16 महाजनपद बाद में आता है। ये मगध उगध के शासन देखने के बाद आएगा 16 महाजनपद। ठीक है, लेकिन इसका जानना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं इसको बता देता हूँ। क्योंकि 16 महाजनपद का मतलब होता है 16 राज्यों का उल्लेख। जो सबसे, जब मगध साम्राज्य की मगध प्रशासन हुआ, उसके बाद साम्राज्य की स्थापना हुआ, तो 16 राज्यों का उल्लेख किया गया था, अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा राज्य कौन था? मगध था। कौन था? सबसे बड़ा राज्य मगध था। हमारा 16 इसमें है। अगर बात करें हिंदी वाले में देखोगे तो हिंदी में मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि कुछ न कुछ शब्द गलत हो सकता है, तो इसीलिए इंग्लिश वाले लगे। यहाँ पर है, कहाँ देखा? पंचाल है, यहाँ पर अग लिखा हुआ था, लेकिन यह है अंग। यहाँ पर अस्मक लिखे हुआ है, और इंग्लिश वाले में देखो असाका लिखे हुआ है। तो थोड़ा सा 3D बनाने में ना, दोनों सही है, लेकिन वहाँ पर ना हिंदी लिखने में ना उसको थोड़ा सा गलती हो गया, इसीलिए मैं इंग्लिश वाला लगा दिया कि भाई इंग्लिश वाला रहने दो, यहाँ से भी समझ जाएगा, हिंदी अपना ये कर लेगा। 16 राज्यों में कौन कौन था अभी यहीं पर देख लेते हैं। हिंदी में ही 16 राज्य समझते। अब देखो, यहाँ पर छेदी लिखे हुआ है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी छेदी ही है। कुछ शब्द है जो थोड़ा बहुत अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए 16 महाजनपद का मतलब होता है 16 राज्यों का उल्लेख। कितने राज्यों का उल्लेख? 16 राज्यों का उल्लेख। इसमें सबसे बड़ा जो राज्य था, वो राज्य कौन था? मगध। ये वाला हिस्सा जो था आपका, वो सबसे बड़ा राज्य था। 16 महाजनपद में 16 राज्यों में सबसे बड़ी राज्य का बात किया जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा राज्य का बात किया जाएगा, तो कौन होगा? ये मगध वाला हिस्सा होगा। एग्जाम में पूछ देता है कि महाजनपद में सबसे बड़ा राज्य कौन था, तो मगध था। यहाँ पर गंधार था, कंबोज था, कुरु था, पंचाल था, कौशल था, ये वजिदी लिखे हुआ है। यहाँ पर देख लो, अगर यहाँ पर होगा बज्जी, क्या होगा? बज्जी वाला हिस्सा, ये वजदी लिखे हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अच्छा, बज्जी होगा। क्या होगा? ये बज्जी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मूलराज लिखे हुआ है, इसीलिए मैं इसको लगाया था। कहाँ गया ये? बज्जी, कौशल, सुरासेना, मत्स्या, वस्त्या, अंग, माला। फिर अंग इसमें ना थोड़ा ज़्यादा दिए हुआ है, तो छोटा वाला राज्य भी दिया गया, लेकिन प्रमुख रूप से तुम यहाँ से देख के मिला लेना, इतना ध्यान रखें। सुरसेन, अवनी, छेदी, अस्माक, वत्स्य, मल, और ये जग्गी लिखे हुआ है। यहाँ पर देखो, कहाँ गया? बज्जी, माला, मगध, ये वाला हिस्सा, राजगिरी वाला हिस्सा याद रखना। मगध कहाँ का हिस्सा है? इसमें सब जगह का सबका नाम लिखे हुआ है, इतना ध्यान रखना। कौन जगह कहाँ पर था उसका नाम लिखे हुआ है। राजगिरी में मगध था, अंग मगध में था, कौशल वैशाली में था। ठीक है, ये सब बिहार का हिस्सा है, इतना ध्यान रखना। सारा का सारा कहाँ का हिस्सा है? बिहार का हिस्सा है। कुरु हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, नहीं सुना है? छोटका क्लास में पढ़ ले से, महाभारत में सुने हो हस्तिनापुर? हाँ, तो वही कुरुक्षेत्र वाला हिस्सा। ठीक है, वो मथुरा में सूरसेना,
कंबोज, गंधार, ये सारे जो मेन जगह है ना, जो बड़ा बड़ा अक्षर में तुमको दिया हुआ है, यही तुम्हारा 16 महाजनपद है, यानी 16 राज्य जो गठन किया गया था, सबसे 16 महाजन। इसका परिभाषा पढ़ेंगे थ्योरी, अभी तो इसको इंट्रोडक्शन में लेके पहले इतना समझ जाओ कि 16 राज्य कौन कौन था। इसके बाद इसका महाजनपद का क्या कहानी था, क्या नहीं कहानी था, जब थ्योरी स्टार्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे। चाहते तो हम पहले क्लास में थ्योरी स्टार्ट करके पढ़ा के निकल जाते, लेकिन फायदा नहीं था थ्योरी को पहले करने से। ठीक है, आज का हमारा चीज है मगध पर शासन। मगध पर कौन कौन से वंश ने शासन किया, सबसे पहला चीज पहले बात करेंगे। हर्यक वंश, सबसे पहला वंश जो आया था, कौन वंश आया था? हर्यक वंश के राजा, यानी कि हर्यक वंश ने शासन किया था। जो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि हर्यक वंश शासन कब से कब तक किया था, तो 544 से 412 में। कितना? 544 से 412 में हर्यक वंश ने शासन किया था। सबसे पहले हर्यक वंश से मुख्य रूप से 4 राजा शासन किए थे। ठीक है, एक था बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन और उसके बाद नागदशक। ये 4 जो मुख्य रूप से राजा थे जिन्होंने बेहतर शासन किया था। ऐसे तो 6 थे, ठीक है, ऐसे कितने थे? 6 थे। 6 का भी नाम लिखा हुआ है इसमें, लेकिन मुख्य रूप से जो शासन किए थे ना, कि जो महत्वपूर्ण थे, अगर किताब की बात करेंगे, किताब में जो दिया गया है, तो मुख्य रूप से ये 4 जो राजा थे इन्होंने ही शासन किया है। ठीक है, एक बिंबिसार, एक अजातशत्रु, एक उदयन और एक नागदशक। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था, तो हर्यक वंश था। सबसे पहला वंश कौन था? याद रखिएगा, हर्यक वंश से मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके शासनकाल कब से कब तक था, तो 544 से 412 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, हर्यक वंश ने। इसके मुख्य रूप से 4 राजा बने जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला चीज़ों पे, सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला, तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। अब ये समझते हैं कि बिंबिसार था क्या, सबसे पहला चीज। अब बिंबिसार का मतलब है कौन, इनका शासनकाल कब से कब तक था। कई क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक था, आ भी सकता है, अगर चाहे तो बना सकता है। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बिंबिसार के बारे में, ये पता है कि 4 मुख्य रूप से शासन किया। पहला बिंबिसार आया, हर्यक वंश का राजा। बिंबिसार का नाम इतिहास में चलता है, अच्छा खासा नाम बिंबिसार का इतिहास में बेहतर ढंग से चलता है। तो पहला क्वेश्चन अगर यहाँ से बनेगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि बिंबिसार जो था उसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 544 से 492 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। हर्यक वंश का सबसे पहला संस्थापक इनको माना जाता है। याद रखिएगा, हर्यक वंश का क्या माना जाता है, ये हर्यक वंश का नींव रखने वाला व्यक्ति यही थे, ये संस्थापक थे, यानी कि डायरेक्टर थे। अगर इंग्लिश भाषा में बात करें तो ये डायरेक्टर थे। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो यही थे जिनका नाम क्या है, बिंबिसार। क्या नाम है इनका? बिंबिसार इनका नाम था, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। कहाँ थी? मगध की राजधानी राजगिरी थी। आपने 16 महाजनपद में भी देखा है कि मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। और ये किसको मानने वाले व्यक्ति थे, तो बुद्ध और महावीर के समकालीन थे, यानी कि बुद्ध और महावीर के मानने वाले ये व्यक्ति थे। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि ये बिंबिसार किसके समकालीन थे। ठीक है, तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिंबिसार किससे समकालीन थे, तो याद रखिएगा बिंबिसार जो समकालीन थे बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। ठीक है, अगर बात करें तो इन्होंने राज्य का विस्तार किस तरह से किया, अगर बात करेंगे राज्य का विस्तार, तो इन्होंने वैवाहिक नीति से, कौन नीति से? वैवाहिक नीति से राज्य का विस्तार किया। यानी कि होता है ना कि कभी कभी देखो कि पहले होता क्या था, इतिहास में जानोगे कि वैवाहिक नीति बड़ा जरूरी था। यानी कि कोई और दूसरे जगह का राजा है, अगर उससे हम वैवाहिक संबंध बना लेते हैं, यानी कि उसके घर से अपने घर से मान लीजिए वैवाहिक संबंध बनाए तो उससे हमको लड़ना तो नहीं पड़ेगा, एक संबंधी बन गया तो उससे लड़ाई होगा। उसी तरह न था अकबर और जोधा का। अकबर जो शादी हुआ जोधा का, उसमें क्या था कि वो दोनों का वैवाहिक संबंध बन गया, और उसके बाद उसके घर पर तो कभी लड़ाई नहीं होगा राजा का, कभी भी अकबर उसके घर पर आक्रमण तो नहीं करेगा, चाहे वो कभी अकबर के ऊपर आक्रमण करेगा, नहीं करेगा। तो इनके में मार काट नहीं था, वैवाहिक नीति से इन्होंने राज्य का विस्तार किया, नहीं कि एक दूसरे को मिलाकर, क्या करके, एक दूसरे को मिलाकर इन्होंने राज्य का क्या किया,
विस्तार किया। अब यहाँ से क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाएगा। बिंबिसार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। पहले पूछेगा कि बिंबिसार का जो शासन काल था, पहला बात कि हर्यक वंश का पहला राजा कौन था। बिंबिसार का है कि संस्थापक ये था तो राजा पहला यही होगा। जैसे मुगल काल में हम लोग पढ़ते हैं कि मुगल काल का सबसे पहला राजा था बाबर था, तो संस्थापक भी बाबरे था ना। मुगल काल के संस्थापक तो बाबरे था। आप पढ़िएगा, आगे चैप्टर है, आगे चैप्टर आपके है उसमें भी आप पढ़िएगा। और शासनकाल में क्या था, इनका शासनकाल 544 से 492 था। ठीक है, ये हर्यक वंश का संस्थापक थे सबसे पहला बात। और इनकी जो मगध की जो राजधानी थी वो क्या थी इनके समय में, राजगिरी था। राजगिरी का नाम सुनेगा, आज के डेट में भी राजगीर है, जिसको हम आज के डेट में राजगीर के नाम से जानते हैं। कहाँ के है, यूपी का है। दिमाग तो खराब है। बिहार में नालंदा साइड में राजगीर है बेहुदा, तो यूपी कहाँ चला गया। प्रयागराज तो इलाहाबाद, प्रयागराज अलग है। राजगीर आज इसी को हम लोग के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से, राजगीर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर राजगीर जैसे घूमने जाओगे ना तो बहुत ऊंचा है, कम से कम 200 फीट ऊपर चढ़ना पड़ेगा पहाड़। हाँ, वही जहाँ शीशा वाला ग्लास लगा हुआ है चलने वाला, वही राजगीर। वहाँ पर जाओगे ना 200 फीट, वहाँ गर्म कुंड है वो गर्म कुंड। वहाँ के पानी में ना तो कितना ठंडा है, उसमें गर्म में पानी निकलता है। वहाँ पर जाओ नहाने। हम सब गए थे 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को घूमने, तो नहाए से तो हमारा कोनो दोस्ती है ना, सबसे पहला बात। तो सब दोस्त उस था हमनी के, वो सब गए नहा वहाँ के आया, और उसमें नल में से पानी निकल रहा था, सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी। ठंडा कितनो ठंडी पड़ जाए वहाँ पर गर्म में पानी निकलता है। नीचे से पानी आता है। अब कहाँ से आता है उतना हम खोज थोड़ी करने गए थे भाई, कि हम उन्होंने पूरा तत्वविद थोड़ी है कि कहाँ से पानी निकलता है। चाहे हम उतना आज तक पता नहीं किए, इतना दिमाग में आया ही नहीं कि कहाँ से पानी निकलता है, ये बात को पता करें। आज के डेट में इसी को हम किस नाम से जानते हैं, राजगीर के नाम से जानते हैं। इसका मगध की राजधानी जो थी वो इनके समय में राजगीर थी। याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगीर था। वहाँ पर राजगीर नहीं देगा, वहाँ पर राजगिरी देगा। याद रखना, राजगीर अभी हम लोग कहते हैं, लेकिन वहाँ पर राजगिरी ही देगा। ठीक है, और ये किसके किसके समकालीन थे, अगर बात करें तो बुध और महावीर के समकालीन थे। अभी इनमें पढ़ेंगे बुध और महावीर, बंधुत्व जाति वर्ग, ये सब चीज़ें चैप्टर जब चालू होगा आपका, उसमें महावीर बुध ये सब के बारे में विशेष ढंग से चर्चा की जाएगी। ये अपने राज्यों को विस्तार किस तरह से किए थे, तो वैवाहिक नीति के आधार पर। किसके आधार पर, वैवाहिक नीति के आधार पर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार किस प्रकार किया था, तो याद रखिएगा वैवाहिक नीति के आधार पर इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, ये सब के बारे में देखना है। जो छोटा छोटा पॉइंट है पहले देखते हैं, उसके बाद थ्योरी पर चलेंगे। सीधा क्लियर बात है, पहले इसको कंप्लीट कीजिए, ऑब्जेक्टिव सारा खत्म ना हो, छूटे ना सारा। इस सब को जो पार्ट हमको पढ़ना है ना, उस पहले वंश के बारे में जान लेते हैं कि किसका किसका क्या कहानी था। उसके बाद थ्योरी में सीधा घुसेंगे, महाजनपद पढ़ेंगे, वहाँ के गण और संघ पढ़ेंगे। जो मेन पॉइंट है वो सारी चीज़ छोटा से लेकर बड़ा पॉइंट तक पढ़ेंगे, लेकिन मेन पॉइंट आपका क्या है, महाजनपद है, गण और संघ है, चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, अशोक सम्राट है, अशोक सम्राट के धर्म के प्रचार है। ये सारी चीज़ें मेन पॉइंट है। तो वो सबको थ्योरी में देखेंगे, क्योंकि थ्योरी में पढ़ने में कहानी बनता है, और कहानी बिना कहानी के इन लोगों को जान नहीं सकते हो, क्योंकि कहानी आपको जानना पड़ेगा। और मैं बता दूंगा, कलिंग का युद्ध आपको दिखा दूंगा वीडियो फिर बना के, परेशान न होना। राजा किसान नगर का फिर वीडियो बनेगा आपके चैप्टर खत्म होने के बाद, फिर दिखाया जाएगा। और कलिंग का युद्ध का एक स्पेशल वीडियो बनेगा अशोक सम्राट का, क्योंकि युद्ध बहुत तगड़ा था। क्योंकि वो युद्ध के बाद ये बुद्ध धर्म अपना लिए थे ये अशोक सम्राट, उसके बाद ये बुद्ध धर्म अपना के धर्म के प्रचार में लग गए थे। लड़ाई उड़ाई से कोई लेना देना इनको नहीं था। तो उनका एक अलग वीडियो बना के देखेंगे। पहला राजा, इसका संस्थापक कौन था, हर्यक वंश का। याद रखना, बच्चा कंफ्यूज होता है कि मौर्य वंश का पहला संस्थापक कौन बच्चा लगाया जाता है, बिंबिसार। याद रखना कि मगध की बात चल रहा है तो मौर्य की बात चलेगा, तो पहला लिख देता है कि बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य लगा देता है डायरेक्ट में। तो याद रखिएगा, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, बिंबिसार। ये बात कंफर्म दिमाग में बैठा के चलिएगा। जहाँ बच्चा देखिए, ये फोटो किसी सीरियल उरियल का है। तीसरा आ गया, अजातशत्रु। इनका नाम सुना होगा, अजातशत्रु को इतिहास में तुम लोगों ने। अब ये
ये क्या थे, इनका शासनकाल था। जैसे शासनकाल बिंबिसार का खत्म होता है उसके बाद अजातशत्रु का शासनकाल स्टार्ट होता है 492 से 460 तक। याद रखिएगा ये बिंबिसार का पुत्र थे। क्या थे? ये बिंबिसार के पुत्र थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था, तो बिंबिसार का पुत्र का नाम था अजातशत्रु। ये ध्यान रखिएगा। इनका शासनकाल 492 से 460 तक था। पाटलिपुत्र में, अब याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसने पाटलिपुत्र में किला बनवाया था। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में किला बनवाने वाले व्यक्ति थे ये, जिनका नाम क्या था? अजातशत्रु। इनका नाम अजातशत्रु था। और इनसे एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है अजातशत्रु से कि बज्जी और संघ पर विजय। जो बज्जी वाला हिस्सा देखे हो ना महाजनपद में, ये वाला हिस्सा याद है ना, ये वाला हिस्सा जो देखे हो ना, ये वाला हिस्सा पर विजय किसने प्राप्त किया था? तो अजातशत्रु ने ही विजय प्राप्त किया था। याद रखना कि इस वाले हिस्से पे जो विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे वो यही थे, जिनका नाम क्या है? अजातशत्रु। ये बौद्ध धर्म के समर्थक थे। कौन से धर्म के समर्थक थे? बौद्ध धर्म से। यहाँ से थोड़ा सा बिंबिसार से दिमाग लगा सकते हो कि बिंबिसार बौद्ध और महावीर के समकालीन थे, तो उनका बेटा बौद्ध धर्म का समर्थक था। ठीक है, याद रखना यहाँ से क्वेश्चन अगर अजातशत्रु से बनेगा तो इससे ज्यादा आपका नहीं बनेगा, क्योंकि इसका थ्योरी नहीं बनेगा। बिंबिसार का थ्योरी नहीं बनेगा, ना अजातशत्रु का थ्योरी बनेगा। आपका थ्योरी बनेगा अशोक सम्राट का बनेगा, चंद्रगुप्त मौर्य का बनेगा, ठीक है, महाजनपद का बनेगा, गण और संघ का बनेगा, जो बहुत सारे जो थे अशोक के धर्म के प्रचार पर बनेगा, कलिंग युद्ध का बनेगा, ये सब का थ्योरी बनेगा। लेकिन ये जो राजा सब जो पहले आए हुए हैं उनका थ्योरी नहीं बनेगा। उनका सिर्फ और सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव में चलेगा और यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो 4 से 5 प्रकार का बन सकता है। पहला कि अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक था, तो 492 से 460 तक। उसके बाद बिंबिसार के पुत्र कौन थे, तो ये बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद पाटलिपुत्र को किला बनवाया किसने? पाटलिपुत्र में किला बनवाया था। और पाटलिपुत्र में जो किला बनवाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? अजातशत्रु। ठीक है, उसके बाद बज्जी और संघ पर विजय किन्होंने प्राप्त किया, तो इन्होंने अजातशत्रु ने प्राप्त किया। ठीक है, और बौद्ध धर्म के समर्थक। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा पलट देगा, कहेगा कि अजातशत्रु किस धर्म के समर्थक थे, तो याद रखना बौद्ध धर्म के समर्थक थे। ठीक है, पहला बिंबिसार देखे, अब अजातशत्रु देखे, अब आते हैं तीसरा पे। हम लोगों ने 4 मुख देखा था, लेकिन इसमें 6 है। लेकिन 4 आपके किताबों में बताया गया है कि 4 इस प्रकार से है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा डाला गया है कि वो पूछेगा नहीं, लेकिन जान तो ले कि यहाँ 6 है। एक लाइन का बात है, एक लाइन में जानने में क्या जाता है, उसका कोई टॉपिक थोड़ी है। एक लाइन का बात है। ये फोटो किसी सीरियल का लगाया गया है, पहले बता देता हूँ, ये फोटो काल्पनिक है। ठीक है, ये फोटो हकीकत नहीं है, और वो सब फोटो हकीकत थी, लेकिन ये फोटो काल्पनिक है। इसी तरह का उदयन का कैरेक्टर था जो सीरियल में दिखाया गया है, उसी तरह का कैरेक्टर था। कहा कि हमको मिला नहीं है तो मैं इसी को लगा दिया हूँ। कहा कि एगो सीरियल देखा हूँ तो उस सीरियल में उदयन का कैरेक्टर यही नहीं मारे थे। अब कौन था, कहाँ कौन अथी है एक्टर है वो पता नहीं, लेकिन लगा दिया हूँ इसलिए कि इसी प्रकार का उनका क्या था, रंग रूप से पता नहीं, लेकिन इसी प्रकार का वो पहनावा ओढ़ावा उनका था। ठीक है, अगर बात करते हैं उदयन का शासनकाल, जैसे अजातशत्रु का शासनकाल खत्म होता है उसके बाद उदयन का शासनकाल स्टार्ट होता है 460 से 444 तक। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत हाईलाइटेड, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में, कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया। अब देखें बिंबिसार में राजधानी क्या था, राजगीर था। अब जैसे बिंबिसार में भी राजगीर था, आपके अजातशत्रु में भी राजगीर था, लेकिन जैसे उदयन आता है तो उसने पाटलिपुत्र का नाम क्या रख देता है, उन्होंने पाटलिपुत्र की राजधानी बना देता है। क्या बना देता है? पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बना देता है। कौन? उदयन। ठीक है, तो पाटलिपुत्र का क्या बना देता है? उदयन राजधानी बना देता है। ध्यान रखना कि कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में पूछता भी है कि बिंबिसार दे देगा और कहेगा कि बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी, तो उस समय ये चीज ध्यान रखिएगा, वहां पर था राजगिरी आएगा, लेकिन वहां पर पाटलिपुत्र भी देता है, तो बच्चा इसमें होता है कंफ्यूज। जैसे कंफ्यूज होगा तो पाटलिपुत्र टिक करके निकल जाता है, लेकिन न बिंबिसार में पाटलिपुत्र था, न अजातशत्रु में पाटलिपुत्र था। कहा कि बिंबिसार का बेटा कौन था?
अजातशत्रु था, ठीक है। तो इसीलिए जब ये राजधानी चेंज किया गया, वो किसके समय चेंज किया गया? उदयन के समय ये राजधानी को क्या कर दिया गया? बदल दिया गया, यानी कि चेंज कर दिया गया, ठीक है। इनमें अब देखो, अब इनमें एक चीज बहुत प्रसिद्ध था, जैसे कि आपने अजातशत्रु में देखा कि उन्होंने क्या स्थापना किया था? किला बनवाया था पाटलिपुत्र में, किला बनवाया था ना जी। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा फेमस था, नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? नगर नियोजन के लिए, नगर बनाने के लिए, ये सब बनाने के लिए ना ये उदयन क्या थे? प्रसिद्ध थे, ठीक है। क्या थे? प्रसिद्ध थे। तो इनके शासनकाल में हमने दो चीजें ही इंपॉर्टेंट है, एक है कि पाटलिपुत्र की इन्होंने राजधानी बनाया। अगर इनके तरीके से अगर इनके बारे में अगर पूछा जाएगा तो 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 460 से 444। उसके बाद इन्होंने मगध की राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र बनाया। उसके बाद इनके समय में क्या चीज इसके प्रसिद्ध था? तो नगर नियोजन प्रसिद्ध था। 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, 3 के अलावा नहीं पूछा जाएगा अगर आपके ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद 2 आते हैं जो छोटा छोटा कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। 2 छोटा छोटा कैरेक्टर होते हैं। एक अनुरुद्ध, सिर्फ इनका शासनकाल जानना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। सिर्फ शासनकाल जान लीजिए, कहीं पूछ दिया, बाई चांस कहीं निकल गया उसके मुंह से, उसके दिमाग में थोड़ा बहुत बकैती चल गया एग्जामिनर के, तो शायद कहीं पूछ दिया तो हो सकता है कि यहाँ पर आ जाएगा। तो अनिरुद्ध का शासनकाल था, जैसे शासनकाल उदयन का समाप्त होता है, उनका शासनकाल 444 से 440, 4 साल, 5 साल के 4 से 5 के बीच में 44, 43, 42, 41, 40, 5 साल हो गया। हाँ, उसी 4-5 के बीच में, किसके बीच में? 4 और 5 के बीच में, यानी कि 4 साल का, मान लो 4 और 5 के बीच में इनका शासनकाल था। तो छोटा सा शासनकाल था, इनके समय में कुछ हुआ नहीं, कुछ चीजें फेमस नहीं हुई, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इनके शासनकाल को ही जान लेते हैं। उसके बाद आया मुंड, उनके बाद कौन आया? मुंड। अब इनके शासनकाल 440 है, जैसे अनिरुद्ध का शासनकाल समाप्त होता है तो मुंड का शासनकाल स्टार्ट होता है। तो इनका क्या हो जाएगा? 440 से 437। देखो, घर पर जाकर ना एक फ्लो चार्ट बना लो सबका, इसका शासनकाल हो, चाहे हड़प्पा सभ्यता में जो ईस्वी वाला है ना, कि कौन कौन समय कौन कौन चीज़ें का किया गया था, एक फ्लो चार्ट रखो एक कार्डबोर्ड की तरह व्हाइट पेज में, ठीक है। क्या करो, फ्लो चार्ट कैसे बनता है कि कौन कौन के नीचे कौन कौन आ रहा है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा में रखो। अपना से मेहनत करोगे ना ये सब चीज़ों पे, तो तुम्हारा चीज़ें तुम्हारे लिए आसान होते चला जाएगा सब्जेक्ट। ये हर सब्जेक्ट में फॉलो करो फ्लो चार्ट बनाने का। अब मुझे कह दोगे कि सर जी अभी बना के दे, तो मैं तो बना दूंगा, मेरे बनाने में टेंशन नहीं है। मेरे बनाने में क्या काम है? आधा घंटा का काम है, बना के निकाल के दे दूंगा। लेकिन फिर आप नहीं समझ पाइएगा, फिर आपको करना होगा ना। आपको इसीलिए कहता हूँ ये सब चीज़ बनाने के लिए कि आपको याद होगा। आप ये चीज़ों को करते रहिएगा ना तो आपको याद होगा। आप जैसे याद होगा ना, यही सब चीज़ें आपको चैप्टर में है, दूसरा कोई चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एक फ्लो चार्ट होना चाहिए कि व्हाइट पेपर निकालिए, उसमें A4 साइज का पेपर खरीद लो भाई जाके। नहीं हो रहा, किसी भी गाँव के साइबर में जाओगे 2 रुपये में तो देता है एगो पेज, जाके लो, उसके उस अति क्या कहते हैं, उस पर लिखते चले जाओ कि हाँ उसके शासनकाल में ये आया, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, करते करते उस शासनकाल में ये सब राजा था। अपने हाथे जिस तरह से आपका दिमाग काम कर रहा है कि कौन शब्द कहाँ लिखें, उस तरह से फ्लो चार्ट बना के रख लो, या कहीं घर में लगा दो, जिस घर में सो रहे उसी घर में लगा दो ना। कहीं पर भी पढ़ने का तो सबसे आसान तरीका फ्लो चार्ट का यही है कि आप उसको किताबों में न रख के उसमें दीवालों में चिपका दीजिए उसको, कि जब भी आप गुजरते रहें तो नज़र दीवालों में पेपर कहाँ चिपकाया जाता है कि जब भी आप घुसे, क्योंकि आपको ही पता है कि मैं उसको पलट के जल्दी देखूंगा नहीं, तो इससे अच्छा है कि दीवालों पर चिपका दीजिए कि जब भी गुजरते रहे तो एक बार नजर पड़ जाए। अब एक बार में तो एगो शब्द का नजर तो पड़ेगा ना। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य लिखा है तो तुम्हारे दिमाग में चले गए शासनकाल देख के चल जाते हैं, तो देख के चल जाओगे। तो उस बीच में ये चीज़ें होती है, तो फ्लो चार्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि एक बता दूँ किस तरह से बनता है, ठीक है, उसके बाद अपना तो पूरा बना लेना, जिस तरह से बनाना है अपना कर लेना। अब देखिए ये 5 थे, ये 2 उतना छोटा कैरेक्टर था तो उतना ज़्यादा हमको इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनके बारे में इनके समय में कोई चीज़ प्रसिद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि जो उदयन करके गए थे वही चीज़ों पे ये दोनों चल रहे थे। क्या कर रहे थे? वही पे चल रहे थे। लेकिन छठा जो कैरेक्टर आया तो थोड़ा बहुत आया, कुछ निकल के थोड़ा बहुत आया था नागदशक का। ये थे जो लग रहे हैं सीधा भगवान के रूप है,
इस तरह का नाग दशक के बारे में। अब नाग दशक का शासनकाल 437 से 412 तक था। अब 400, अब तो हमने क्या देखा था, हर्यक वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 544 ईस्वी से 412 ईस्वी तक, यानी कि 412 तक इनका शासन था। तो इनका ये अंतिम शासक है नाग दशक। अब एग्जाम में तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ना पहले के न तो नीचे के, याद रखना, पास से न तो फेल, दोनों को याद किया जाता है। एक सबसे ऊंचा पर जो है टॉपर है से, ये सबसे फेल है से, दोनों को याद किया जाता है। और दो ही से ज्यादा क्वेश्चन बनता है, ये भी दिमाग में बैठा के रखना। पहला शासक कौन था हर्यक वंश का? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। अंतिम शासक नाग दशक। इनका शासनकाल 437 से 412 ईस्वी तक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नाग दशक। इसके बाद शिशु नाग वंश की स्थापना हुई। लेकिन शिशु नाग वंश की स्थापना कल वाले में देखेंगे, आज देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य के बारे में। पढ़े तो क्या मौर्य साम्राज्य के बारे में? मौर्य साम्राज्य जब भी पढ़ाता हूँ तो साफ हमारा साफ छाती ऐसे हो जाता है, एकदम साफ। यही कहानी है, कुछ ऐसा है चंद्रगुप्त मौर्य का। ऐसा कहानी है ना कि रोंगटा खड़ा हो जाएगा। जिस समय थ्योरी पढ़ोगे ना चंद्रगुप्त मौर्य का, उस समय देखना कि लगेगा कि कहाँ कोई इतना कम उम्र का नंद वंश को, धनानंद जो घमंडी राजा था, ओकरा मार के कुत्ता बना दिया था। सिर्फ एक चीज के लिए, चाणक्य जी का अपमान के लिए। चाणक्य का अपमान किया गया नंद वंश के, धनानंद के सभा में। उसके बाद धनानंद, चाणक्य जी चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा ट्रेन करते हैं, एकदम ट्रेन बना, पूरा सब चीज सिखाते हैं। उसके बाद नंद वंश का खत्म किया जाता है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया जाता है। उससे इसके पहले, अब जैसे ये हर्यक वंश खत्म हुआ, थोड़ा सा नंद वंश के जानेंगे, दो चीजें। उसके बाद सीधा चंद्रगुप्त मौर्य में, मौर्य साम्राज्य में जाएंगे कि मौर्य साम्राज्य में कितने थे। आइए नंद वंश के बारे में। नंद वंश का जो शासनकाल था 345 से, अब देखिए यहां तक मैंने छोड़ा है 412 तक। इसके बाद वाला नीचे में शिशु नागवंश का शासनकाल आएगा, ठीक है, जो हम कल दिखाएंगे आपको शिशु नागवंश का, क्योंकि आज तक बताना जरूरी था नंद वंश और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। इनका संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद इनका संस्थापक था। यानी कि नंद वंश का, कभी कभी बच्चा एग्जाम में क्या करता है ना, कोनो कहता है कि नंद वंश के संस्थापक कौन है, तो जाके टिक मार देता है कि धनानंद। यानी कि धनानंद का कैरेक्टर तो क्या फेमस है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य उनको मार के, उसको मार के, उनको, उनका कहना बेवकूफ़ी है, इज्जत देना धनानंद को बेवकूफ़ी है, उसको मार के मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। तो बच्चा सबके लगता है क्या कि नंद वंश के संस्थापक धनानंद होगा, लेकिन नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद। महापद्मनंद ने शिशु नागवंश को समाप्त कर, किसको समाप्त कर? शिशु नागवंश को समाप्त कर नंद वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। नंद वंश की स्थापना की थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महापद्मनंद ने किसको समाप्त करके किस वंश की स्थापना की थी, तो शिशु नागवंश को समाप्त करके नंद वंश की स्थापना की थी। जो महापद्मनंद था वो अत्यंत शक्तिशाली शासक माना जाता था। ये बहुत शक्तिशाली शासक था, उस समय का बहुत ही शक्तिशाली था। तुम सोच नहीं सकते हो, उससे ज्यादा ही शक्तिशाली था महापद्मनंद। उसी तरह, लेकिन क्या है ना कि विरासत में सब चीज मिल जाएगा, अगर चलाने नहीं आएगा ना तो विरासत कोई काम का नहीं रह जाता है। ये चीज जानते हो ना। अगर विरासत में मान लो कि तुमको हम 5 करोड़ रुपया दे दिए, अगर तुम उसका यूज करने नहीं आया तो तुम्हारा वो पैसा कोई काम का नहीं होगा। तो महापद्मनंद ने शक्तिशाली तो ये भी था, नंद वंश का धनानंद भी शक्तिशाली था, लेकिन चाहता तो चाणक्य जी महापद्मनंद के समय में ही नंद वंश का खत्म कर देता। लेकिन क्या है ना, जो समझदार होता है ना वो इंतजार करता है कि कोई ना कोई कमजोरी पता चले। ये गए, ये व्यक्ति गया, जो इनको क्या कहा जाता था? एकराट कहा जाता था। सोचो, एक छत्र शासक इतना शक्तिशाली था जिनको एक नाम का, एक छत्र शासक, यानी कि एक छत्र छाया में रहने वाला खुद अकेला एक शक्तिशाली शासक था। सोचो, इनको एकराट के नाम से बुलाया जाता था। ये लाइन याद रखना, ये शब्द कि महापद्मानंद को किस नाम से बुलाया जाता था, तो एकराट के नाम से बुलाया जाता था। और नंद वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसने राजधानी बनाया था? उदयन ने। किसने?
उदयन ने वही पाटलिपुत्र ही इनके समय में भी क्या था, राजधानी था। अब इनके बाद क्या धानानंद के बारे में देख ले, ए पगलेटवा के बारे में। अब ये धानानंद जो है, अब ये नंद वंश का क्या था, अंतिम शासक था। मैं क्या कहा हूं कि बच्चा कंफ्यूज होता है कि नंद वंश के संस्थापक में धानानंद को टिक करके आता है। बहुत सारा देखा हूं मैं, बहुत सारे एग्जाम में देखा हूं, बहुत सारा बच्चा को देखा हूं कि वो धानानंद को टिक मार के आता है कि संस्थापक में, लेकिन नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। कौन था, महापद्म नंद संस्थापक था। धानानंद का जो शासनकाल था 329 से 322 ईसा पूर्व, यानी कि 7 साल का मात्र ये संस्थापक इनका शासनकाल था। ठीक है, धानानंद बहुत ही ज्यादा क्या राजा था, घमंडी राजा था। अब यहाँ से क्वेश्चन चाहेगा तो बन जाएगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि धानानंद स्वभाव से कैसा था, तो कैसा था, घमंडी था, स्वभाव से घमंडी था। यही घमंड के कारण ये गया भी, सच बताऊं ना तो यही घमंड के कारण, घमंड में आकर चाणक्य जी को अपमान किया अपनी सभा में, उसके बाद वो चला गया। जो चाणक्य जी चोटी रखते हैं ना, देखे हो ना सती कैरेक्टर सीरियल देखे हो, चाणक्य नीति ये सब चीज़ों में, वही चोटी का अपमान किया गया था और उनका अपमान किया गया था, इस वजह से इसका वंश उजाड़ दिया गया। सोचो, एक चोटी के अपमान से वंश उजड़ गया। जो अर्थशास्त्र के लेखक कहा जाता है चाणक्य जी को, आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य चाणक्य नाम है उनका पूरा, कौटिल्य चाणक्य। आपके ऑब्जेक्टिव में मैं डाल दूंगा ये चीज का, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य चाणक्य। चंद्रगुप्त के गुरु कौन है, कौटिल्य चाणक्य। दो चीजें आपको याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर के, एक कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन, कौटिल्य चाणक्य, और चंद्रगुप्त के गुरु कौन, कौटिल्य चाणक्य। क्या कि सबसे फेमस कैरेक्टर इस चैप्टर का चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, दो ही कैरेक्टर आपका सबसे फेमस है और दो ही कैरेक्टर पर पूरा क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, इतना ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दूसरे किसी से, हाँ 16 महाजनपद से बन जाता है, गौण और संघ का परिभाषा पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो ये सब चीजें पूछता है। लेकिन कैरेक्टर की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दो, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट। ठीक है, धानानंद द्वारा चाणक्य का अपमान किया जाना ही उसके अंत का क्या बना, कारण बना। जैसे धानानंद ने चाणक्य जी का अपमान किया, उसके बाद वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी और वही गलती क्या हुआ, इस नंद वंश का खत्म होने का कारण भी बना। उन्होंने चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और धानानंद को हराकर उसके राजपाट को क्या किया, समाप्त किया। इसकी कहानी है, कहानी देखेंगे पढ़ेंगे, परेशान मत होना। मैं इसमें आज अभी इसलिए बता रहा हूँ कि धानानंद के बारे में बता रहा हूँ, तो एक लाइन में लिख दिया हूँ कि चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके उसको सारी चीज़ सिखा के, कूटनीति, राजनीति, जितना नीति है सब नीति, लड़ने की तरीका, हर चीज़ सिखा के उनको धानानंद के खिलाफ पेश कर दिया गया। जैसे पेश किया गया, क्या किया गया, मार के समाप्त कर दिया गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य देखने में भी सुंदर थे, ऐसा नहीं था, हैंडसम इंसान था, बहुत शक्तिशाली था। आज भी बिहार में इज्जत दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक सम्राट को, इन लोगों को आज भी इतिहास है बिहार का। जो बिहार कहता है ना कि इस तरह से है, आज के डेट में नहीं कहता लोग कि बिहार ऐसा है, बिहार वैसा है। पहले इतिहास के बारे में उसको पता ही नहीं कि बिहार कैसा है। जितना बिहार के पास इतिहास है उतना किसी के पास इतिहास नहीं है। कोई राज्य का इतिहास तो उठा के देख लो, उतना नहीं मिलेगा जितना तुमको बिहार का मिलेगा। बड़ा बड़ा आदमी बिहार से मिल जाएगा तुमको। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुनिए रहे हो, अशोक सम्राट जी का नाम सुनिए रहे हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सुने ही हो, जयप्रकाश नारायण का नाम सुने ही हो, विद्यासागर जी का नाम सुने ही हो, नालंदा विश्वविद्यालय सुने ही हो ना, सबसे फेमस नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने ही हो, महात्मा बुद्ध का नाम सुने ही हो, गौतम बुद्ध, वो भी पढ़ना है हम लोगों को, परेशान मत हो। जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के वो अपना ज्ञान की प्राप्ति किए थे वो भी बिहार में ही है। हाँ है, मधुबनी फिर भाग गया तू, बोध गया, हाँ ज्ञान की प्राप्ति लुम्बिनी में उनको अति हुआ था, हाँ जमुना लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, वो भी यही है। तो हमारे पास इतिहास बहुत है, पढ़े तब तो। अब बिना पढ़े जाने मुँह बोली है, कोई भी कुछ बोल सकता है, शब्द तो है, बोली किसी से कंट्रोल होने का चीज़ है। कोई कहता है बिहार ऐसा है, बिहार वैसा है, बिहार वैसा, पहले इतिहास जान लो कि बिहार है कैसा, बिहार का कहानी क्या है, बिहार का। अरे यहाँ का अगर बात आ जाए सही पर, बिहार पे आज तक कई आक्रमण होते देखे हो,
इस बीच में पता है कि वो पागल राज्य है, यहाँ हर चीज़ का मजाक बना दिया जाता है। कोनो कह देगा ना बिहार में कि हाँ ये मॉल में बम फूटे वाला हो, तो जाके पहले देखेगा कि यहाँ किने बम्बा लगेले थे, देखिए स्प्लेंडर पर मगरमच्छ घुमाता है यहाँ के लड़का, सोच सकते हो। तो इससे यहाँ पर ये सब चीज़ों का टेंशन नहीं है। हाँ, यहाँ पर कहता है पहनावा ओढ़ावा, तो भाई पहनावा ओढ़ावा मेरा वैसा ही है जो भारत का संस्कृति कहता है। बिहार का पहनावा ओढ़ावा बदला है अभी तक देखे हो? नहीं। दूसरे शहरों में चले जाओ, पहनावा ओढ़ावा से लेकर सब चीज़ चेंज है। लड़का के पहनावा ओढ़ावा से लेकर लड़की के पहनावा ओढ़ावा तक सारा का सारा बदला हुआ है कि नहीं है? लेकिन अपना बिहार का बदला है? नहीं बड़ा बदला है। हम नहीं चाहेंगे तो इस तरह का पैंट शर्ट नहीं पहन सकते हैं जैसे बाहर का पहनता है। ये को बटन खोल के नहीं रह सकते हैं, रख सकते हैं कि शर्ट के बटन खोल दिए चल दिए, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा संस्कृति वैसा नहीं कहता है ना। हमारा संस्कृति कहता है कि सभ्य बन के रहिए। सबसे पहला बात की कि बिहार में संस्कार सिखाया जाता है, सीधा क्लियर टू कट बात है। बिहार में संस्कार सिखाया जाता है, इसीलिए उसी संस्कार पर हम लोग जी रहे हैं, और वही जी रहे हैं तो आज तक चल रहे हैं, और आगे भी इसी संस्कार पर चलेंगे या नहीं चलेंगे? छठ पूजा का अपमान कर देता है, तो ये चीज़ें सब क्या है? गलत है। अब बिहार का वो सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, उसका अपमान करना उचित नहीं है। आपकी आस्था को जब ठेस नहीं पहुंचा रहा है तो आप किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। आपको मनाना है तो मनाइए, नहीं मनाना है तो मत मनाइए। लेकिन हमारा तो है, हम तो मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? तो यहाँ तक क्या हुआ? इस तरह नंद वंश का समाप्ति हुई। क्या हो गया? इस तरह से नंद वंश का क्या हो गया? समाप्ति हो गई। धनानंद का शासनकाल याद रखना सिर्फ और सिर्फ, और दो चीजें इसमें याद रखना कि नंद वंश का अंतिम शासक जो था धनानंद था, ठीक है। इसका शासनकाल 329 से 322 ईस्वी तक था। धनानंद बहुत ही घमंडी स्वभाव से घमंडी राजा था, ठीक है। इन्होंने चाणक्य का अपमान किया जो इसके अंत का कारण बना, ठीक है। धनानंद को किसने मारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा। वहां पर क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य वो प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, इस तरह का क्वेश्चन आता है। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वितीय के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसे विक्रम दत्त के नाम से जानते हैं। इनका नाम विक्रम दत्त है, ठीक है। उनके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो वहां पर जो चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ और सिर्फ लिखा होगा, चंद्रगुप्त सिर्फ लिखा होगा, वही आपका आंसर होगा धनानंद के मानने वाला में। न प्रथम होगा न द्वितीय होगा, ठीक है। कभी कभी द्वितीय की जगह पर विक्रमादित्य लिख देता है, उनका नाम विक्रमादित्य था तो वो लिख देता है। तो ये चीजें हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे है मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से शासन किए। मुख्य रूप से हमें दो जानना है, तीन जानना है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक महान। लेकिन वो तीन हमको देखना है, जानना नहीं है, देखना है। 6 मुख्य रूप से शासन किए थे, लेकिन 3 चंद्रगुप्त मौर्य सबसे फेमस, बिंदुसार, अशोक सम्राट, ये तीनों सबसे फेमस कैरेक्टर थे मौर्य साम्राज्य के समय में, ठीक है। और पहले जान लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, अब इनके बारे में अभी तो थ्योरी बाकी है। ये उन्हीं का फोटो है, ये थोड़ा सा एडिटिंग है लेकिन फोटो उन्हीं का है, ठीक है। सुंदर भी है, शक्तिशाली भी है, दिमाग से तेज भी है। जब कहानी पढ़ोगे इनके शासनकाल के बारे में तो एक स्पेशल पढ़ा दूंगा इनके बारे में, इनका और अशोक सम्राट का। भले क्लास तक एक्सटेंड हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, दो का कहानी जानना बड़ा जरूरी हो जाता है, अशोक सम्राट का और चंद्रगुप्त मौर्य जी का। ये दोनों का करेक्टर बड़ा ही इंस्पायर करने वाला है, यानी कि सुन के अंदर से अलग सी उमंग जगेगा इन दोनों का करेक्टर के बारे में अगर सुने हो तो। अगर इनका पूरा पढ़ाने लग जाए तो कम से कम तुमको 6-7 महीना लग जाएगा इनके एक एक चीज़ पढ़ने में, तो उतना तो नहीं पढ़ना है, लेकिन सारांश में इनके बारे में जान लेना है कि है क्या। 100, 150, 200 शब्दों में जान लेना है। अब इनके शासन जैसे धनानंद के नंद वंश की खत्म होता है, वहां से चंद्रगुप्त मौर्य जी का शासनकाल शुरू हो जाता है। ये शासनकाल 322 ईस्वी से 298 ईस्वी तक चलता है इनका। ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य साम्राज्य का क्या संस्थापक थे, ठीक है। चाणक्य के मार्गदर्शन में नंद वंश का अंत किया। किन्होंने अंत किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मार्गदर्शन से नंद वंश का क्या किया? इन्होंने अंत किया। अब इनके मार्गदर्शन देने वाले कौन थे? एग्जाम में पूछ देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के मार्गदर्शन देने वाले कौन थे, तो चाणक्य जी थे। कौन थे? जिनका पूरा नाम कौटिल्य चाणक्य था, ठीक है। क्या की क्लास का इंट्रोडक्शन चल रहा है तो अभी छोटा छोटा पार्ट में भागेंगे। इसके बाद जैसे इन कौन कौन से वंश ने कहां कहां शासन किया है इस चैप्टर में, उसको देखने के बाद सीधा डायरेक्ट थ्योरी पर पहुंच जाएंगे। बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि ध्यान में रहे कि थ्योरी अपना बाकी है,
ये तो सिर्फ और सिर्फ जैसे ब्लॉग देखते हो ना, तो पहले हाईलाइट दिखा देता है कि नहीं दिखा देता है, हाँ इस ब्लॉग में ऐसे 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 ऐसे, ये शुरू से दिखा देता है, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसे ऐसे होगा इस ब्लॉग में। तो उसी तरह हम भी दिखाने दूंगा कि यही सब चीज़ पढ़ना है इस पूरा चैप्टर में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव छांट लो अपना। ये टेलर नहीं, इतिहास जो है ना तुम्हारा ऐसा है ना, पढ़ने में तो मज़ा आएगा, ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है कि जिस चैप्टर को जहाँ ख़त्म करेंगे फिर उसी से रिलेटेड अगला चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम राजा किसान नगर ख़त्म करते हैं, जाति बंधु तो जाति वर्ग आ जाता है, अब जाति बनेगा। पहले में हड़प्पा सभ्यता में घर उड़ बनाना सीखे, उसके बाद नगर किसान ये सबको समृद्ध किए, अच्छा बनाए, 16 राज्य बना दिए हैं। क्या कि मगध में कभी राज्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, जगहों का सिर्फ और सिर्फ उल्लेख किया गया था, कालीमंगा, धौलावीरा, ये सब चीज़ों का उल्लेख किया गया था। तो अब वहाँ से जैसे छोड़े तो यहाँ क्या देखे, यहाँ पर अलग अलग राज्य अलग अलग बन रहा है, अलग अलग जगहों में बट रहा है। अब जैसे इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे तो हम लोग जाति धर्म के बारे में घुस जाएंगे कि शादी विवाह किस तरह से होता है, कैसे किया जाता है, महिलाओं का कितना अधिकार होता है, लोगों का कितना अधिकार होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इनको जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल समाप्त होता है तो एक व्यक्ति का शासनकाल शुरू होता है जिनका नाम आता है बिंदुसार। इनका नाम आता है बिंदुसार। इनके बारे में भी विशेष चर्चा करेंगे। ये भी बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही अच्छे स्वभाव से भी, सब चीज़ से अच्छे राजा थे। शासनकाल की बात करेंगे, जैसे शासनकाल चंद्रगुप्त मौर्य के 298 से खत्म होता है, 298 से 273 तक इनका शासनकाल शुरू होता है। ये सारा का सारा प्रयास कीजिएगा फ्लो चार्ट में बनाने का। इतना मैं बता दूं, फ्लो चार्ट में ये जो आज बता रहा हूं ये सारा फ्लो चार्ट में आपका बन जाना चाहिए। हर चैप्टर का एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, क्या कि पूरा थ्योरी आपको उसी चैप्टर पे याद हो जाएगा। उसी फ्लो चार्ट पे मैं बता दूंगा आज किस तरह से फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, और उसी हिसाब से मैं फोटो भेज दूंगा, इसी हिसाब से अपना व्हाइट पेज पे बनाने का प्रयास कीजिएगा, हिंदी पेज पे बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। पेंसिल का यूज ज़्यादातर कीजिएगा, क्या गलत भी हो तो मिटा सके। पेन का यूज कीजिएगा तो फिर गलत होगा तो फिर दूसरा पेपर लाना पड़ेगा। क्या फ्लो चार्ट का मतलब ये होता है कि साफ सुथरा एकदम सुंदर दिखना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। इनका शासनकाल 298 ईस्वी से 273 ईस्वी तक था। अब इन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत की तरफ साम्राज्य को फैलाया। जैसे कहने का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जी दक्षिण भारत की तरफ नहीं गए थे, उनका शासनकाल उसके अंदर ही सीमित था। यानी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम, बहुत सारे काम किया, लेकिन वो बाहर तक नहीं जा पाए। तब तक उनका क्या हो गया, अब हाँ वही हो गया, अब उनका वहाँ तक नहीं जा पाए। साम्राज्य को दक्षिण भारत तक क्या किया, इन्होंने विस्तार किया। इन्होंने साम्राज्य को, मौर्य साम्राज्य को दक्षिण के साउथ इंडिया तक इन्होंने फैलाया, आगे तक लेके गया। जो 16 महाजनपद में साउथ इंडिया वाला हिस्सा देखेंगे कि हाँ ये जगह इस जगह पे था, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने फैलाया। इनका एक ही सबसे काम था, बेहतर काम था कि मौर्य साम्राज्य को दक्षिण भारत हिस्सा तक विस्तार किया। इन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत हिस्सा तक इन्होंने बेहतर विस्तार किया। इनका शासनकाल 298 से 273 ईस्वी तक था, याद रखिएगा। अगला है अशोक महान सम्राट। इनका कैरेक्टर सबसे बेहतर, फेमस, सबसे खासियत, सबसे खूबसूरत और लड़ाई वाला एक युद्ध, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कलिंग का युद्ध। वो युद्ध अकेला अशोक सम्राट बचे थे उस युद्ध में, लास्ट तक तो कोई नहीं बचा था। उसके बाद वो युद्ध छोड़ दिए, उसके बाद से बौद्ध धर्म अपना लिए। उसके बाद यहाँ पर धर्म की नीति का प्रचार होना शुरू हो गया कि हाँ दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, दूसरे से मिलजुल कर रहा जाए, ये सब चीज़ों का ये नीति देने, प्रचार करने लगे। उसके बाद इन्हें मारकाट वाला कहानी ये छोड़ दिए। लेकिन जिस तरह का ये राजा थे, जब इनकी कहानी को सुनेंगे तो इतना जरूर है कि पूरा शरीर का रोआ खड़ा हो जाएगा इनके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य में तो थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन इनके बारे में बहुत सारा चीज़ हमको देखने को मिलेगा। अब बहुत ही स्वभाव से अच्छे राजा थे अशोक सम्राट। अगर अच्छे थे तब तक तो आज तक नाम है, अमर है व्यक्ति। चंद्रगुप्त मौर्य आज तक अमर है। अशोक सम्राट आज भी, हम बिंदुसार का नाम कहीं कहीं सुनने को मिलेगा, जो बेहतर जानता है वही बताएगा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट, ये दोनों का नाम हर किसी के जुबान पे रहता है या नहीं रहता। तो इसके बारे में सुनने का प्रयास कर। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखना है तो एक सीरियल आता है चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से, यूट्यूब पर भी है, ठीक है। उनका शासनकाल से लेकर सब चीज़ दिखाई देगा, उनका पूरा जीवन दिखा देगा। उसमें जाकर देखो, उसमें ये बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के माता को नंदवंश के जो धनानंद था वो बंदी बना लिया था, ठीक है, ये भी उसमें दिखाया गया। लेकिन इतिहास में ऐसा चीज़ें कोई बताई नहीं गई है।
तो वहाँ से जाके तुम ये चीज़ें देख सकते हो। चाणक्य नीति, वहाँ से जाके तुम चीज़ देख सकते हो कि चाणक्य नीति क्या था इसके बारे में। इनका शासनकाल 273 से 232 ईस्वी तक था, ठीक है। और ये कलिंग के युद्ध के बाद, यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा सीधी क्लियर बात, कि कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म की नीति का क्या किया, प्रचार किए। ये जब कलिंग के युद्ध खत्म होता है उसके बाद ये बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, ठीक है। आ रहा हूँ भाई, उसका एक पूरा सा पूरा चैप्टर है। अभी शांत रहो, सब सस्पेंस में छोड़ो, अभी मज़ा आएगा, अभी सस्पेंस में उसको रखे रहो, आएगा मज़ा। मैं कल बता दूंगा, हो सके तो कल ही कलिंग का युद्ध समझा दूंगा, क्या दिक्कत है। लेकिन इसलिए नहीं समझा रहा हूँ ना कि अशोक सम्राट वाला समझाऊंगा उसी समय घुसाऊंगा उसको, इसीलिए, ठीक है। कलिंग का युद्ध के बाद इन्होंने किस चीज़ का प्रचार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किए, अपनाए, और धम्म की नीति का क्या किया, इन्होंने प्रचार किया, ठीक है। अगला आता है दशरथ मौर्य, इनका छोटा करेक्टर था, ठीक है। इनके शासनकाल था 232 से 224। अशोक का पौत्र थे, पौत्र मतलब पोता। हाँ, अशोक का ये पोता थे, क्या थे, अशोक का पोता थे। सोचो, इन्होंने 232 से 224 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। उसके बाद अशोक का पुत्र के बाद जैसे अगला आता है, बेटा नहीं होगा, ये बने थे, वो नहीं बना, बेटा नहीं बना था, उनका बेटा था ना, उनका नाम जिक्र, अब उनका नाम जिक्र नहीं है तो मैं क्या करूं उनका नाम जिक्र नहीं है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। हाँ, जैसे होता है ना कि कभी कभी कहीं वो बेहतर नहीं होंगे, पोता उनका समझने वाला होगा, देखने वाला होगा, तो शायद उनके जाने के बाद इनको बना दिया गया। ये भी तो उसके बाद है संप्रति मौर्य। कौन मौर्य, संप्रति मौर्य। इनका शासनकाल 224 से 215 ईस्वी तक। इनकी मूर्ति मिली है जो हम लगा दिए हैं। देखो, बिहार के जितने भी मगध के राजा थे उनका पहनावा देख रहे हो, हाँ, सब क्षत्रिय को दर्शा रहा है, पूरा संकेत दे रहा है क्षत्रिय का ही। अभी तक जितना भी देखे हो, बिंदुसार हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अशोक सम्राट हो गए, चाहे ये हो गए, इनका नाम दशरथ मौर्य हो गए, ये सब क्या क्षत्रिय का दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, सारा क्षत्रिय का प्रतीक है। अब यहाँ पर देखो, इनका शासनकाल 224 से 215। ये जैन धर्म के समर्थक थे। किस धर्म के, जैन धर्म के समर्थक थे, याद रखिएगा। अब अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक सम्राट किस धर्म के समर्थक थे, तो बौद्ध धर्म के, और इनके से पूछेगा कि संप्रति मौर्य किस धर्म के समर्थक थे, तो जैन धर्म के समर्थक थे, ठीक है। क्योंकि इनके बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये दो चीजें, तीन चीजें मैं एक्स्ट्रा ऐड किया हूं, ये पूछेगा भी नहीं। बृहदर्थ मौर्य, इनका शासनकाल 187 से 185 तक, 187 से मात्र 2 साल का इनका शासनकाल था। इनका भी फोटो है, इनका भी फोटो देखो, क्षत्रिय के ही दर्शा रहे हैं। दूसरा चीज है, यहाँ तो मौर्य साम्राज्य में दूसरा कोई चीज को दर्शा रहा है कोई, सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय को ही दर्शा रहा है, ठीक है। अंतिम मौर्य शासक, याद रखिएगा, हाँ, इनसे क्वेश्चन बनता है कि अंतिम मौर्य शासक कौन थे, तो बृहदत्त मौर्य। ये अंतिम मौर्य शासक थे जिन्होंने पुष्यमित्र शंगु द्वारा क्या कर दिया गया था, हत्या इनकी कर दी गई थी। पुष्यमित्र शंगु द्वारा, शुंग द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। पढ़ेंगे पुष्यमित्र शुंग का भी पढ़ेंगे, जब आएंगे कहानी में, थ्योरी में आएंगे तो ये सब पढ़ेंगे, परेशान ना हो। अभी इतना समझो कि ये सब चीजें दिखाया जा रहा है। देखिए, इनकी हत्या कर दी गई थी, ये मौर्य के अंतिम शासक थे, ठीक है। हम लोग टॉपिक की बात करेंगे। अगर आते हैं टॉपिक के ऊपर, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने वैदिक काल देखा, लौह युग देखा, मगध पर हर एक वंश का शासन देखा, मौर्य साम्राज्य का शासन देखा। अभी हमारा 2 शासन बचा हुआ है, एक शिशुनाग और एक गुप्त साम्राज्य, ठीक है। लास्ट साम्राज्य गुप्त साम्राज्य, इससे पहले शिशुनाग था। इसको मैं हटाया इसलिए कि कल बताऊंगा, उससे पहले मौर्य साम्राज्य बताना तो क्या जरूरी हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने मौर्य साम्राज्य को डाला था। अब कल मैं देख लूंगा, जिस समय अगला क्लास हो, कल तो ज्योग्राफी होगा, जिस समय देखूंगा शिशुनाग वंश का और गुप्त साम्राज्य का देखेंगे, क्योंकि इन सब का छोटा छोटा कैरेक्टर है, कोई बड़ा कैरेक्टर है नहीं। तो उस दिन कोशिश करेंगे कि थ्योरी भी स्टार्ट कर दिया जाए यहाँ से, जो आपका जनपद और महाजनपद है, ठीक है। ये चीज़ें हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा। और हाँ, उसके बाद आपका महाजनपद में आ जाएगा राजधानी शासन, गण संघ, धर्म ग्रंथ, कर वसूली। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने एक झलक ट्रेलर देख ही लिया कि क्या क्या चीज़ देखना है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत हमें कैसे प्राप्त होगा, ये चीज़ों के बारे में जानना है, ठीक है।
तो अभी टॉपिक हमारा इसका लंबा है, टॉपिक हमारा इसका बहुत बेहतर है, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आपका इतिहास का कोई भी चैप्टर छोटा नहीं है। देखिए, अगर जो नहीं पढ़ा सकता है उसके लिए छोटा है, मैं लिख कर देता हूँ, वो चाहेगा 2 क्लास में ख़त्म कर देगा एक चैप्टर को, और आपके एग्जाम में भी आ जाएगा क्वेश्चन, ये भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घूम गया तो तुम एग्जाम में घूम जाओगे, ये भी ठीक है। कहा कि सारा टीचर एक ही दिमाग में क्या बैठ के चलता है ना आर्ट्स वाले में, कि यही चीज़ पूछा है यही चीज़ पूछेगा। अरे अभी बदल रहा है शिक्षा नीति, दिन पर दिन वो अपग्रेड कर रहा है। इस बार के एग्जाम से पता चल जाएगा ना कि क्वेश्चन घुमाया है कि फिर वही डाला है। इंतजार कर, 5 तारीख की एग्जाम है ज्योग्राफी का, पता चल जाएगा। क्वेश्चन पेपर देख लेना कि यहाँ कैसा क्वेश्चन है, घुमा रहा है कि वही नॉर्मली दे रहा है, और थोड़ा सा घुमा दिया तो फिर फंसोगे। क्लियर बातें है, घुमा तहाँ फंसोगे। इसीलिए हम उस सारे कैरेक्टर को पकड़ के चलेंगे, एक एक कैरेक्टर को समझ के चलेंगे, एक एक कैरेक्टर को देख के चलेंगे, और एक एक कैरेक्टर को बेहतर ढंग से, फोटो दिमाग में रहेगा ना कैरेक्टर का, तो तुम उनके शासनकाल को पढ़ने में समय नहीं लगेगा। इतना ध्यान रखना, अगर फोटो आपके दिमाग में बैठा है तो शासनकाल के पढ़ने में ना 1 सेकंड का समय नहीं लगेगा, उसके बारे में उस थ्योरी को पढ़ने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। इतना याद रखना, ठीक है। अगर जैसे देखते हो कि शादी ब्याह होता है तो कितना पूरा रात भर शूटिंग होता है उसका, शादी, हाँ, फ्लो चार्ट वाला मैं बना कर भेज दूंगा एगो, वैसे ही बना लेना, वैसे ही लिख लेना, मैं अभी भेज देता हूँ सामने सामने। भेज तो दिए थे, खाली भूगोल भेज रहे हैं, खाली भूगोल। तो भूगोले तो भेजे थे, भूगोल नहीं पूरी थी, हिस्ट्री पूरी थी। तो हिस्ट्री तो आज भेजूंगा ना, सारा तो इसी में है। नहीं मतलब कल थोड़ा भाई है,